Assalamu alaikum listeners. Novel name Aatish-e Dilam by Samreen Shah. Episode 3. मैं सोच भी नहीं सकती थी वो ऐसा करेगा। तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? ये तो होना था, बेचारे आदा जान बस जापान की धमकी देते रहेंगे आखिरी दम तक। अब दुआ करो उनकी जिल्द ही न उतारनी पड़ जाए। इससे ज्यादा मुझे ये बात सोच सोच कर हैरत हुई कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें स्पेयर कर दिया जाएगा। वो वैक्यूम मार रही थी और मुझशमा अपने नाखून पर नेल पेंट लगा रही थी। अपना वक्त भूल गई क्या? अच्छा, एक दफा चचा से पता नहीं कजान से बहस मुबाहिसा हो गई थी। उसके बाद चचा अपने ऑफिस में गए। उनकी कॉर्नर से मीटिंग होनी थी। कजान ने उनकी चेयर के नीचे हॉर्न लगा दिया। वो लैपटॉप खोलकर मीटिंग शुरू करके बैठे थे कि बस उनको नियरली हार्ट अटैक आ गया था। तौबा, फिर जो तमाशा हुआ। अच्छा, उसने कहीं कैमरा भी फिट कर दिया। बस कभी मेन टीवी पे लगा देता, कभी अकील भाई जकी के फोन में वीडियो भेज देता, फिर उसने चाचू के सारे कुलीग को भी भेज दी। उफ, इंटरटेनिंग डेयर्स थे उसके। वो सुनते हुए हंस पड़ी। फिर एकदम जहन में बात आई तो बोली, यार सुबह एक लड़की बाइक में आई थी कजान को छोड़ने। टैटू से भरी हुई लाल बालों वाली अजीब सी लड़की। सोच के ही दोबारा गुस्सा चढ़ा था। ओह, जैसा की बात कर रही हो, बाइकर गर्ल, दूर पार की दोस्त है उसकी। लेकिन तुमने तो कहा था उसकी कोई दोस्त नहीं है, वो भी लड़की। पूरी लड़का है वो, उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या? अच्छा, कजान ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करता है? तुमने कजान के दोस्त अभी देखे नहीं है। सैफ भाई से तो कल मिली हूं। मुझे तो कल से यकीन नहीं आ रहा उसने डेट खराब करने के चक्कर में कोई दोस्ती वगैरह की है, वरना तो बड़े अजीब अजीब शक्लों के दोस्त हैं। तुम देखोगी तो डर जाओगी। एकदम घर पर डोरबेल हुई। जाओ, जरूर चाची होंगी। अब देखना तनकीदी जायजा लेने आ जाएंगी। वो चलते हुए दरवाजा खोलकर तो कोरियर सर्विस वाला बंदा था। सबरीना अहमद जी, आपका लेटर आया है ग्लासगो यूनिवर्सिटी से। अब सबीना जल्दी से लेकर साइन करके दरवाजा बंद करके धड़कते दिल से उसने लेटर खोला। कौन था सबो? मेरा लेटर आ गया। वो इस तरफ तो चौंकी। कौन सा लेटर? वो उसकी जवाब दिए बगैर खोलने लगी। पढ़ने लगी तो एकदम उसकी आंखें साकत हो गई। क्या हुआ? क्या आया है? वो तेजी से उठकर उसे लेटर लेने लगी। उसका भी हैरत से मुंह खुल गया। तुमने कब अप्लाई किया था? तुम बॉटनी पढ़ना चाहती हो? तुम फूलों के बारे में पढ़ाई करना चाहती थी? हाँ। उसने नम आंखों से देखा। धब्बो, तुम तो सिलेक्ट हो गई। तुम यूनिवर्सिटी में चली गई। ओ गॉड। उसने सबीना को गले लगाया। सबीना खुश होकर उससे भेजने लगी। तुमने बताया नहीं? या अल्लाह, मैं इतनी खुश हूं। कैफ कहाँ है उससे बताऊंगी। फारिग नहीं बैठी मेरी बहन। अरे, तुम अभी तक इस बात को लेकर बैठी हो। मैं सिलेक्ट हो गई। मामा को पता है? नहीं, मैंने तो वैसे अप्लाई किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सिलेक्ट हो जाऊंगी। उफ, अब तो पार्टी बनती है। एक सेकंड, मैं अभी आई। उसने देखा कजान गैरेज की अंदरूनी साइड से निकलकर उस तरफ लॉन में आया। सबरीना ने देखा उसके हाथ से खून निकल रहा था। ये क्या किया उसने? वो तेजी से उस तरफ बढ़ी। वो दरवाजे को पूरा धकेलकर उस तरफ आई जहां वो अपने खून से भरे हाथ को थामकर चच्ची अलमास के घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। पता नहीं क्या इरादे थे उन लाट साहब के। अब इससे पहले वो कजान को रोकती और उससे पूछती, कजान ने अपने खून से भरा हाथ बगैर किसी हिचकिचाहट के दरवाजे पे दे मारा। सबरीना के मुंह से आवाज निकली। दिल पे भी सीधा हाथ गया। कजान के चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आई। उसके बाद उसने अपना वही हाथ पीछे किया और अपना जख्मी हाथ देखने लगा। उसके बाद उसने अपने हाथ के बने निशान से बहता खून से नीचे कुछ लिखने लगा। यह आदमी लाजमी खिसका हुआ है। कजान, ये आप क्या कर रहे हैं? सबरीना तेजी से उसके सामने आई और उसकी कलाई को पकड़ा। कजान ने उसे देखा और फिर अपनी कलाई को। उसने अपना हाथ झटका। देख नहीं रही, काम कर रहा हूं। वो दोबारा से अपनी हरकत जारी रखने लगा कि अब की बार सबरीना ने सख्ती से उसकी कलाई थाम ली। ये आप अपने हाथ के साथ क्या किया कर रहे हैं? और आप ये क्या कर रहे हैं? आप होश में भी हैं? कजान ने उससे भी सख्ती से हाथ झटका। खून के हल्के से छींटे सबीना की शर्ट और गर्दन पर जा लगे।
ये तुमने कब से ठेका उठा लिया है? हाँ बताओ, क्या उस भुट्टे ने तुम्हें अब इस काम पर लगा दिया मुझे सुधारने के लिए? सच सच बताना रॉकी, ये गूंगा मुजस्मे में किसने रूप फेंक दी, वो भी मुझशमा की? जैसे ही मुझशमा का नाम लिया वो इसी लम्हे नाजिल हो गए। ये क्या किया तुमने? देखो ना मच्छो, क्या किया इन्होंने? सबीना अब की बार बोल पड़े। ये हमारे गार्डन के दरवाजे के साथ आखिर क्या किया है? मुझशमा को खजान के हाथ से ज्यादा अपने दरवाजे की फिक्र थी। सबीना को तो अजीब लगा, जो कि मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। खबरदार, यहाँ बदरूहों का बसेरा है। लिखना चाह रहा था मगर इसकी कमी रह गई थी। ये मुझे रोकने आ गई। मच्छो, उनके हाथ में गहरी चोट आई है। तुम दरवाजे को देख रही हो? मुझशमा दरवाजे को परेशानी से देखकर उसे साफ करने के लिए कुछ लेकर आने के लिए मुड़ी थी कि सबीना ने हैरत से टोका। इसलिए कजान उन सब से मुतफक्किर था कि कोई उसकी फिक्र नहीं करता। तुमने अगर चची से बदला लेना था तो उनके दरवाजे पर जाकर लिखते। हमारा दरवाजा बिगाड़ना जरूरी था। अदा जान और अब्बू तुम्हें घर से निकाल देंगे। और कोई चोट नहीं आई, पेंट है। गुड आइडिया। इससे पहले तुम्हारे दरवाजे पर ना लिखा हो? कजान खुलकर मुस्कुराते हुए जाने लगा कि सबीना ने उसका बाजू पकड़ा। साइको हैं आप, और मुझशमा कैसे मशवरे दे रही हो इनको? ये तुम इसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हो? ये इस काबिल है? वो तन से कहते हुए बोली, जिसकी मुस्कुराहट ही कम नहीं हो पा रही थी। इससे सीखने के बजाय तुम इससे अपना जैसा बनाना चाह रही हो। क्यों ये गुनाह अपने कंधे पर बढ़ाना चाहती हो? क्या करूं, तुम्हारे गुनाहों का बोझ जो भारी हो गया है तो पलड़ा बराबर करना चाहती हूँ ना मैं। एकदम दरवाजा इस सिमत खुला और नायला ने तंजी से उन्हें देखा। दरवाजे की तरफ निगाहें ही नहीं गई। ब्लू जीन्स और ग्रीन टर्टल नेट स्वेटर में वो काले बाल और हरी आंखों वाली खूबसूरत सी नायला थी। लो, गुनाहों का नाम लिया और उसका मुजस्समा आपके सामने हाजिर। कजान ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो अपनी चिक चिक अंदर जारी रखें। एक तो बंदा सुकून से बाहर किसी से बात नहीं कर सकता, बैठना तो दूर सांस भी नहीं ले सकता। हमने कब रोका है? लो सांस, अच्छी तरह से लंबी लंबी सांसें लो। इसका भी इल्जाम इसने लगाना है। कोई बात रह नहीं गई तो ये भी लगा लो कि कजान सकोया हमारी सांसों पर भी पाबंदी लगा चुका है। वो ऊंची आवाज में बोला। सबीना और मुझशमा ने उसे घूरा। मैंने आपको कुछ नहीं कहा कैफ भाई, बेहतर है मेरे मुंह ना लगे। शैतान भी तुम्हारे मुंह ना लगे। मैं तो फिर कजान सकोरा हूं। आप शायद अपना तस्करा कर रहे हैं। आपको कोई काम नहीं, जब देखें यहाँ नजर आते हैं। बंदा घर आपकी वजह से नहीं आता, मगर आपने तो कसम खाई हुई है कि हमारे घर ही आना पड़े। सबीना को उसका अंदाज पसंद नहीं आया। बड़ी नजर रखी हुई है हम पर, जब भी मेरे पे काला साया बढ़ता जा रहा है। ओए कोडी, मेरी नजर उतारो, काला इल्म हो रहा है मुझ पर। उसने मुझशमा को मुखातिब किया। कोडी किसको कहा तुमने? कोडे हो गए तुम खुद, और तुम खुद ही काली बिल्ली हो कि तुम पर कौन सा जादू करेगा कोई। और नायला, तुम्हें और कोई काम नहीं है, हमारे घर पर ही नजर रखी हुई है। मैं इतनी फारिग नहीं हूं जो तुम लोगों पे नजर रखूं। जैसे तुम लोगों की फटे ढोल जैसी आवाज है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। बेचारी इतनी भोली है कि अपनी माँ की आवाज से पूरे 2 घरों में सुनाई दे रही होती है। माँ को कुछ नहीं कह सकती, हम पर भड़ास निकाल रही है। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोले, वो तैश के आलम में बोली। मैं इतना फारिग नहीं हूं जो उनके बारे में तुमसे बहस करूंगा। वेल, मेरा काम तो खैर रोकी ने मदाखलत करने पे रोक दिया। चलो, हाथ काफी है, कल मैं किसी कुत्ते के खून से अपना काम मुकम्मल करूंगा। अच्छा चलता हूं। काबोस, याद रखना। ये काबोस क्या होता है? वो चल पड़ा तो पूछने लगी। बुरा ख्वाब, सबरीना आहिस्तगी से बोली। नायला ने कजान का आर्टवर्क देखा तो खौफ से एकदम पीछे हुई। ये क्या किया इसने? अम्मी, चलो अंदर, और अम्मी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारा दरवाजा खराब हुआ है। उसने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और उसे देखा जो काफी सहमी हुई लग रही थी। क्या देख रही हो? खून नहीं है यार, पेंट है। वो अपने आप को तकलीफ दे सकता है भला? इसके कहने पर उसने दरवाजे को देखा और उसके करीब आई। उसने चेक किया तो 1 मिनट के लिए फ्रीज हो गई। मच्छो, पेंट नहीं था, उसने वाकई अपना हाथ जख्मी किया था। आखिर में उसकी आवाज कांप उठी, आंखें जलने लगी। सब्बो, छली, 1 मिनट, ये तो वाकई खून है। मुझशमा ने भी चेक किया तो वो भी साकित हो गए। सबीना की एक आंख से आंसू टपक कर नीचे गिरा, जिसे उसने तेजी से मुझशमा से छुपा लिया।
तुम्हारा ये कजन साइको है तशो। वो तेजी से अंदर की तरफ भागी ताकि खतूत में लिखी उसकी दास्तान उसके चेहरे पे न कोई पढ़ ले। वो खाली क्लब की एक बेंच पर बैठा ब्रीफ केस खोले पैकेट चेक कर रहा था जब एकदम किसी के भारी बूट धड़म से टेबल पर आ गिरे। कजान ने एक नजर उठाकर उसे देखा, फिर अपनी आंखें घुमाई। अगला शख्स उसकी आंखें घुमाने पर मुस्कुरा उठा। जब जेल से निकल ही आना था तुमने तो मेरा सर क्यों घबरा रहे थे? उसने जलकर ब्रीफ केस बंद किया और टांग पर टांग रखकर अपना दायां पैर हिलाने लगा। अगला अपनी घनी लंबी ब्लॉन्ड दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बहुत का मौका मिलता है सकोरा तुम्हें तंग करने का। मैं अब ऐसे मौके थोड़ी गवा सकता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी फिक्र करना मुझे अच्छा लगा। रिहाई किस बेवकूफ लड़की ने करवाई तुम्हारी? कजान बोरियत से खाली क्लब पर नजर घुमाते हुए सामने बाहर की तरफ देखने लगा जहां वो भी सारे ग्लास साफ कर रहा था। ये तुम्हें रिपोर्टिंग कौन दे रहा है? कहा तो हाक ने आम से लहजे में था मगर उसका अंदाज मोहतात था। कजान मुस्कुराया। उसके इस तरह मुस्कुराने से उसके बादामी शेप में नजर आती काले नैन मजीद उभर कर बाहर आते थे। तो यही वजह है। कौन है वो बदनसीब औरत या फिर कौन है वो बदनसीब लड़की? अब हाक के माथे पर बल आ गए। बहुत बदले हाथ हो तुम साकोरा। इस बात पर वो खुलकर हंस पड़ा। टॉप को पता चला तो बहुत शोर करेंगे कि हमें कम उम्र लड़कियों के साथ रिलेशनशिप तो दूर 10 फीट के फासले पर रखा जाता है और खुद मजे से। हाक ने गुस्से में अपनी बंधी हुई नाइफ कजान को मारने लगा। कजान ने फुर्ती से कैच किया। मत भूलो बॉस हूं तुम्हारा। बॉस हमेशा ठीक होता है। बॉस जो करे उसकी मर्जी। क्या उन डांसर और अपनी उम्र की औरतों से दिल नहीं भरा तुम्हारा? काफी तारीफें तो सुनता हूं मैं सबसे। तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकते हाफू लड़की। बहुत जबान नहीं चल पड़ी। वो बरहम दिखाई देने लगा था। अब ये मत शो करना वो खास है। और बेचारी कोई एंड लेवल की बेवकूफ थी जो समझ बैठी कि हाक वन विमेन मैन है। कितने पैसे मुंह पे मारे उसने? वो अपना जॉइंट निकाल कर मुंह में डालते हुए लाइटर निकालने लगा। अब समझा तशो, खून के आंसू क्यों रोती रहती है? तुम हो ही ऐसी भला जो तुम्हें बहुत प्यारी है। सोने के महल की सबसे बड़ी और अहम चाबी हूं, ये मत भूलो तुम लोगों का कारोबार मैं ही देखता हूं। तुम लोगों को तो शराब, लड़कियों, ड्रग्स, लड़ाई से फुर्सत मिले तो कुछ करो। दाढ़ी और बाल तो कटाते हो नहीं। मैले चूड़े, फकीरों जैसी शक्ल हो गई और बने हो बाइकर्स। वो तो है। 3 केसेस आए हैं, रोनी ने बताया। बहुत शोर किया उन्होंने। मुझसे भी जेल में मुलाकात करना चाहते थे। उनका मकसद था कि तुम्हारे खिलाफ मुझे ब्रेन वॉश करें। ब्रेन होगा हॉक साहब का जिसे वो वॉश करेंगे। क्या किया फिर? हाक ने अपने सर पे बांधा लाल रुमाल पीछे किया और अपने पेशाने पर हाथ फेरते हुए कहा, ये तो अब रोनी ही बताएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहा, साकोरा के फैमिली और गैराज इफेक्ट हुई तो अपने जनाजे की तैयारी कर लेना। कजान ने नशे से निकलते हुए धुएं को खींच कर अंदर किया। आज साबित हो गया, जेड ब्राइसिस मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। बदकिस्मती से क्या करूं? अगर तूने मेरी जान ना बचाई होती तो पहुंचा होता अपने माँ बाप के पास। बॉबी ने टाइम के मुताबिक रिन से भरी हुई ग्लास सामने टेबल पर रखी। कजान को देखा कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। कजान ने उंगली से नहीं का इशारा किया। इतना ज्यादा नेक हूं कि इनके पास तो कम से कम नहीं जाता। हाँ, कहीं और जरूर पहुंच जाता। काश उस बुढ़े और उसके सारे खानदान को झेलना तो ना पड़ता। बेजारी के साथ एक अजीब सी उलझन थी उसके लहजे में। तुम वहां रहते क्यों हो फिर? इतना छोटा सा कमरा है। ब्रक्स बता रहा था, कमरा कम, कब्र में भी कम से कम काफी जगह होती होगी जितनी कजान के कमरे में नहीं है। कजान उसके ग्लास को घूरने लगा जब वो उठाकर उसकी सिप ले रहा था। बस खुद को यकीन दिलाता रहता हूं, यही मेरा असल मकाम है और हिसाब किताब का वक्त शुरू हो चुका है। बगैर हिसाब किताब के वो रुका। मेरा वहां से जाना मुमकिन नहीं। आखिर में उसका बर्फ से जमा देने वाला लहजा हो गया कि 1 मिनट के लिए वो साकित हो गया। फिर उसने गहरा सांस लिया। पता है, वहां पे बड़ा अजीब सा समा हो गया है। फूल ही फूल बिखरने लगे, जबकि वहां मैं दहकती हुई आग, जहन्नुम की आग, जमीन से फटकर देखना चाहता हूँ। बर्बादी ही बर्बादी देखना चाहता हूँ। जितना मैं इस जहान को ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ,
اتنا ہی ناکام ہو جاتا ہوں. ایسا کیوں ہے؟ وہ شاید خود سے یہ سوال کر رہا تھا اور خود میں ہی کھو گیا تھا. آنکھوں کے سامنے وہ ٹوٹے ہوئے پیونیز اور کانچ سے بھری ہیزل براؤن آنکھیں، وہ چھوٹے لبوں سے ابھرتی کچھ گھبرائی ہوئی کچھ تیز آوازیں. کزان ایک دم وہ اسے ناز سمجھی سے دیکھنے لگا. کیا ہوا؟ منع کیا تھا اس وقت نشہ مت کرو، پولیس والے چیکنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. بابی اسے اٹھا کر میرے لاکر میں رکھو. پینتھر آیا تھا. پینتھر؟ پینتھر مینچسٹر گیا ہوا ہے باس. بتایا نہیں اس نے؟ ہافو تمہیں پتا تھا؟ نہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ آج جائے گا. ذکر تو کر رہا تھا کہ اس کی نظر میں کچھ بندے ہیں جو میری اسپیشلٹی لیں گے. میں نے اتنا غور نہیں کیا. وہ اب نارمل انداز میں بولا. جان کا آخری کش لینے لگا. فی الحال رہنے دو. کچھ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں میری رپورٹ کے مطابق. پرسوں جو ریس ہونی ہے اس میں بھی مت جاؤ. اب کزان ٹھہرا. آئی برو اوپر ہوئے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں کیوں نہ جاؤں؟ جاؤ گے تو اپنی ہارلی گوا دو گے. کیوں گوا دوں گا میں؟ اور کیوں نہ جاؤں میں نے آج تک کوئی ریس ہاری ہے؟ تم سمجھ نہیں رہے ساکورا. تم بچے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوخے ہی ہو جاؤ. کسی بھی حال میں پکڑے گئے تو تمہارے دادے نے نہیں بچانا. تمہاری دادی اب زندہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی گیا تھا. کس نے بچایا تھا؟ تم نے. اپنی ذمہ داری سے نہ ہٹو ہاک. یو کانٹ میس وتھ شکرا. اس لیے کہہ رہا ہوں تم سے کہ اس سب فساد سے فی الوقت دور رہو. اپنے گیرج پہ دھیان دو. میری مانو گے تو بچے رہو گے. گریٹ. اپنے خاندان کی نہیں سنی میں نے جو تمہاری مانوں گا. بات سنو، میں آ رہا ہوں. میری حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، بلکہ یہ کام میں خود ہی کر سکتا ہوں. کزان. اب ہاک نے گلاس رکھا اور کھڑا ہو گیا. ہاک اونچا لمبا اور کافی ڈراؤنا دکھنے والا ان کا باس تھا، لیکن کزان بھی کچھ کم نہیں تھا. ہاں وہ الگ بات تھی. اپنے انداز لکس میں وہ ہر طرح سے مختلف دکھائی دیتا تھا. نہ ہی اپنے گینگ کا حصہ لگتا تھا نہ ہی اپنے خاندان کا. اکیلا وہ سب میں منفرد. ہاف وہ لڑکا گینگ کا ہر دل عزیز تھا اور وہاں سبینہ کے دل کا بادشاہ. ٹرسٹ می، جب میں کہہ رہا ہوں تو میری بات سن تو لو. میں نے تمہیں کبھی روکا ہے اپنی منمانی کرنے سے؟ اگر تم میرے فیورٹ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس بات کا فائدہ اٹھاؤ. کزان نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور ہلکی سی مسکان دیتے ہوئے بولا. میں اپنے گھر والوں کا فیورٹ نہیں ہوں، پھر بھی میں اپنی کرتا ہوں. تو پھر یہاں سب کا دل عزیز ہوں، اپنی کرنے سے باز آؤں گا؟ تمہاری زندگی میں شدید عورت کی ضرورت ہے ینگ مین. ٹوکیو کے ٹکٹ کا بندوبست کرو. لے آؤں گا تمہاری بھابھی. مطلب وہاں کی؟ آف کورس ان کو اشد ضرورت ہے ایسی بھابھی کی. یہاں بھی مل جائے گی. وہاں جانا ضروری ہے؟ نہیں چاہیے تو وہاں سے ہی چاہیے. ٹھیک ہے پھر ریس میں مت آنا، بھیج دوں گا تمہیں ٹوکیو. ایسا تو میں ہرگز نہیں کروں گا. خیر اپنی والی کو میرا افسوس دینا. تم نہیں سدھرو گے ساکورا. اس نے بلاخر ہنس کر تعصب سے سر ہلایا. اس ڈیڈی کی پرنسس کا بیگ ہی کسی دن دے آنا. میں بیچ آؤں گا. سوری میں تمہاری طرح چور نہیں ہوں. کزان گھٹتے ہوئے چل پڑا. باہر آ کر اپنی ہارلی سٹارٹ کرتے ہوئے بیٹھا. ہیلمٹ اٹھا کر پہنتے ہی فون اس کی جیب میں بجنے لگا. اس نے چیک کیا تو ان نون نمبر تھا. اس نے فون کاٹ کر جیب میں رکھتے ہوئے بائک سٹارٹ کر دی. آج وہ پلان کر رہا تھا کہ جہاں عالم کو کیسے زج کرنا ہے. اس نے فون پر لکھے کچھ لفظوں کو اپنے نیلے پھولوں کی شکل بنی کاغذ پر اتارا، مگر دیکھنے کے باوجود وہ یہ لفظ صحیح سے لکھ نہیں پا رہی تھی. وہ سادے الفاظ میں بھی یہ بات لکھ سکتی تھی، مگر وہ کزان سے مخاطب تھی. کزان سے بات کرتے ہوئے وہ جتنی جیپنیز استعمال کرتی تھی اتنے اس کے دل کے اندر سکون اترتا تھا. وہ جیسے سارے اندر کی فرسٹریشن، غصہ، دکھ، پریشانی، رنج و غم اور دل کی چھپی بات کہہ کر پرسکون ہو جاتی تھی. سارا بوجھ جیسے کندھے سے اتر جاتا تھا. مگر نہ جانے پین میں اتنی لکھنے کی ہمت نہیں تھی یا پھر سبینہ کے ہاتھوں میں جان ختم ہو گئی تھی. وہ ایک بار پھر کزان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ مشکل الفاظ لکھنے لگی، مگر ہاتھ ذرا سی لکیر مارتے ہوئے جامد سے ہو گئے، جیسے ان ہواؤں نے، جیسے ان خاموشی نے اس کی چوڑی پکڑ لی تھی اور اس کی خبر کزان کو کر دی تھی.
वो अब लिख नहीं पा रहे थे, अब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। पेन के निब को जोर से कागज पर दबाते हुए वे एकदम लंबी लकीर खींचने लगी। उसी के साथ एकदम से उसके नीले कागज पर छोटी सी नन्ही बूंद आ ठहरी। फिर एक और, फिर एक और, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा कागज पे जैसे बरसात शुरू हो गई। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी की आवाज किसी के दबे होठों से निकल रही थी। सबरीना ने अपनी पेशानी उस कागज पर रख दी और अपने होठों को जोर से दबाने लगी। वो आखिर रो क्यों रही थी? कल रात से वो इतनी पुरजोश थी, कजान की उस खून वाली हरकत से अपसेट जरूर हुई थी। मुझशमा को लगा वो डर गई। ऐसी अजीब हरकत भी भला कोई करता है? बाकी सबके लिए कजान सकुरा नॉर्मल था, मगर सबरीना तो यहाँ अभी आई थी। ऊपर से वो सबसे छोटी भी तो थी। जितनी भी बहादुर बनने की कोशिश करती था तो उसका चिड़िया जैसा दिल। ये तज्जिया कजान सकोरा का था। रात को अदा जान को पता चला तो उन्होंने बड़ी ही गर्म जोशी से मुबारकबाद दी। उसके सर पर हाथ रखकर वो उस खुशी में मीठा बनाने के लिए उठी। सबीना ने मना किया तो मुझशमा ने कहा, इन्हें मत रोको। जब अदा जान को खुशी होती है तो वो खुद मीठा बनाने की तैयारी करते हैं। इस अंदाज पर सबीना की आंखों में आंसू आ गए। बात इतनी बड़ी नहीं थी, खुशी की भी बात इतनी नहीं थी, मगर अदा जान का ये अंदाज देखकर वो अपने आंसू पर काबू नहीं रख सकी। तो आखिर क्या बात थी जो वो अब इतनी अपसेट थी? ये तो उसके खत लिखने पे ही जान पाते। एकदम रोते रोते उसकी आंखें बंद होने लगी। सर उठाकर उसने अपने कागज को देखा और अपने गीले चेहरे को बाजू से साफ करते हुए उसने दोबारा पेन उठाया और लिखा, तुम ठीक कहते थे कजान। इतना लिखकर उसने कागज को लपेट कर बैग में रखा और अलमारी में रखकर वो बिस्तर की तरफ गई और कंबल ओढ़ कर लेट गई। इस वक्त तो सबीना फूलों को वक्त देती थी। आज ऐसी क्या बात थी जो इस पहर उसने सोने का फैसला किया? बाइक रोककर उसने देखा दोनों घरों के सामने भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। चच्ची अलमास के घर में भी कोई नहीं था। इस बात का साफ पता सामने बंद खिड़की से लग गया था, क्योंकि चच्ची अलमास हो या नायला, सामने की खिड़की जरूर खुली होती थी। अकील और चचा लाजमी काम की वजह से शहर से बाहर गए होंगे, क्योंकि वो या तो एक गाड़ी इस्तेमाल करते थे या फिर ट्रेन से जाते थे। सेंट्रल स्टेशन उनके घर के करीब ही था। लगता है काफी दूर गए हैं। जबकि तो खैर इस वक्त कॉलेज ही होता था। अदा जान तो गए होंगे गोल्फ खेलने, रह गई मुझशमा और रॉकी। इस बात को सोचकर वो मुस्कुरा उठा। अब आएगा मजा। दरवाजा खोलकर वो अंदर आया तो अंदर बेहद खामोशी, जैसे कोई जी रूह मौजूद ही ना हो। क्या ये दोनों नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अदा जान घर पर ना हो और मुझशमा अपने बकवास म्यूजिक ऊंचे करके ना सुने, और वो रॉकी, उसको तो ना कोई घर का काम चाहिए होता है। अजीब बात है, लाजमी दोनों घर पे नहीं है। हेलो हेलो तिशो डाइन, वाकई कहीं गए हैं? चलो शुक्र है। उसने जब खामोशी सुनी तो वो लाउंज और किचन की तरफ आया। उसने देखा सारा घर साफ था। गार्डन का स्लाइडिंग डोर बंद था। ये किसी की मौजूदगी में लाजमी खुला होता था। मतलब कोई भी नहीं है। एकदम दरवाजे पर जाकर सीधा उसकी नजर उस तरफ गई तो एकदम उसके माथे पर बल आ गए। सुकड़ी हुई आंखें मजीद सुकेड़ कर उस तरफ आया। वो अपने कमर पर हाथ रखकर उसने फ्रिज देखा, जिसको हर तरह से लॉक किया हुआ था। कोट, लॉकर, चेन, हैवी ड्यूटी, मैग्नेट। अदा जान को जितने जितने लॉकर मिले वो सब लगा दिए। वो अपनी जबान के पक्के निकले कि इस घर से तो अब कजान खाना नहीं खा सकेगा। कजान एकदम गौराया। आपको क्या लगता है जहान साहब, मैं ये खोल नहीं सकूंगा? मैं मैकेनिक हूँ, पूरा ग्लास को मेरी कारकर्दगी से वाकिफ है। ये बात मुझे लगता है बार बार दोहरानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आपको आसान जबान में समझ नहीं आती और मुझे आसान बात करना नहीं आती। उसने सारे खाने वाले कैबिनेट खोले, वो लॉक थे। उसने एक पे जोर से मुक्का मारा। फ्रिज के 5-6 लॉक चेक किए। 2 को तो आराम से खोल सकता था, मगर उन 3 पे वो अपना दिमाग क्यों खपाए? मगर कजान का तो यही काम था। उसने हाथ की मुट्ठी को होठों पे रखकर अपने अंदर के उभरते गुस्से को रोका।
उसने कैबिनेट खोली जिसमें अदा जान के बर्तन पड़े हुए थे, जो असल में दादी के थे। सामने लगी दादी की तस्वीर बड़े घूरते हुए कजान को देखे जा रही थी। उस जमाने के 50 पाउंड के बर्तनों को कैफ वाजिद फेंकेगा नहीं, मगर सामने वाला शख्स कैफ वाजिद कहाँ था? वो तो कजान था। सारी निकाल कर फेंक दूं? नहीं, एक बार थोड़ी मानना है। आहिस्ता आहिस्ता करके जितना ठहराव होगा इतना ही रद्द अमल मजीद और बार बार देखने को मिलेगा। सॉरी हिटलर की नानी और कजान सकोरा की दादी, अगर मुझे ये प्लेट जहर लगती है। उसने जमीन पर फेंका। इस वक्त दादी अगर जिंदा होती तो चीख कर दोबारा उस दुनिया से फानी हो जाती। उन्हें कजान की तरह अपनी चीजों से मोहब्बत थी, अपनी चीजों के लिए बड़ी हसास थी, मगर दूसरे के हसास की वो जरा परवाह नहीं करती थी। कजान भी हूबहू उनके जैसा था। उसे रत्ती बराबर किसी के जज्बात पे फर्क नहीं पड़ता था। मजा नहीं आया। इस मनहूस फ्रिज पर मारता हूँ। ताई का जहेज जिस फ्रिज पर बड़ा नाज है, ऐसे लॉक लगाया जैसे बड़े हीरे पड़े हों। उसने दादी की दूसरी डिश फ्रिज पे मारी। आवाज इतनी जोरदार आई कि बेड पर लेटी सबीना एकदम शोर से जाग गई। नासमझी से उसने इर्द गिर्द देखा तो खामोशी थी। खिड़की खुली हुई थी। तेज आवाज से उसके अंदर झुरझुरी पैदा हुई। कंबल अपने अंदर तक लाकर उसने टाइम को देखा। बेजारी से आंखें बंद किए वो दोबारा लेटने लगी कि एकदम किसी जोरदार टूटने और किसी की आवाज से वो ठहर गई। ये क्या है? फिर एकदम से याद आया, ओह नो, मैं कैसे भूल गई। वो तेजी से चप्पल पहनकर गिरती पड़ती दरवाजा खोलकर नीचे की तरफ भागी। इस तरफ आई तो किचन खाली था। पूरे जमीन पर कांच के टुकड़े गिरे हुए थे। उसने मुंह पर हाथ रखा जब उसने छोटे टुकड़े के डिजाइन को देखकर एहसास हुआ कि ये कौन से बर्तन थे। टहलकर उसकी नजर दादी की तस्वीर पर गई, जो उससे घूर कर देख रही थी। और शर्मिंदगी से नजर झुकाती सामने खुले स्लाइडिंग डोर से कजान को पुकारने लगी कि किचन की खिड़की से एकदम एक चीज आकर गिरी। देखने पे अंदाज हुआ तो वो चीखती हुई अपने सर पर हाथ रखकर एक सेकंड नहीं लगाया बाहर निकलते हुए। पटाखे से अंदर बहुत शोर होने लगा। नया साल आया नहीं कि कजान ने अंदर किचन पे आतिशबाजी छोड़ दी। वो जल्दबाज था, इसलिए हर काम जल्दबाजी से करता था। उसने सर पर हाथ रख कर झुककर बैठी कि वो तकरीबन गिर गई थी। जैसे शोर कम हुआ उसने देखा, वो भी हैरत से उसे देखने लगा। सबीना ने उसे देखा, फिर किचन से निकलते हुए धुएं को। या अल्लाह, आखिर अंदर क्या हशर हुआ होगा? तुम घर पे थी? वो चलते हुए सीधा उसके सामने आया। सबीना को घर की हशर की परेशानी लग गई थी, ऊपर से उसकी हरकतें। सुबह का गुस्सा कम थोड़ी था कि वो एकदम फट पड़ी। ये पटाखे क्यों लाए तुम? आपके पास वो इस्तेमाल ये पटाखे क्यों लाए? निकोलेरम बम नहीं था आपके पास? वो इस्तेमाल करने चाहिए था। इससे क्या होना था? अच्छा मशवरा है, मगर ना ही इतने पैसे वाला हूं जो उसे खरीद सकूं, ना ही मेरे इतने बड़े ताल्लुकात हैं कि मैं उसे हासिल कर पाता, तो सोचा इन्हीं से काम चला लूं। लगता है 2 नंबर थे, फेस तक नहीं फटा होगा। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे? अगर बंद था तो क्या हो जाता? घर का खाए बगैर इंसान मर तो नहीं सकता। एक तो इंसान इस घर में 2 घड़ी सो भी नहीं सकता। रॉकी, इस वक्त नशे लोग सोते हैं। आखिर राज बाहर आ गया ना, सच बताओ, मेरा वाला इस्तेमाल कर रही हो ना? मैं डांटूंगा नहीं, मगर मेरी इजाजत तो लेनी चाहिए थी। हाँ, करती हूँ नशा। आप जैसे लोगों के साथ रहना पड़े तो इंसान को नशे की जरूरत पड़ जाती है। या अल्लाह, अभी साफ किया था सब, अंदर जाते हुए डर लग रहा है। अब क्यों नहीं नशा करके सो जाते? खाना जरूरी था। वो बहुत ही तपी हुई थी। वाह, जितना तुम बिगड़ रही हो, लाजमी तुमने कोकेन लिया है। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं थी कुछ दिन पहले। मैंने फ्लैक नहीं, साकोरा का नशा किया है। जिसे चढ़ जाता है ना, वो बहुत जल्द पागल खाने में दाखिल हो जाता है। मुझे आपके घर वालों पे आज बेहद तरस आ रहा है। ये नया नाम सुना नहीं, मगर सुनने में अच्छा लग रहा है, तो असर भी कितना कमाल का होगा। रॉकी को हवा लग गई। काश ये हवा न लगती, वो खुद से कहते हुए उसकी तंग करते मुस्कुराहट को नजरअंदाज करके अंदर आई तो एकदम पुरसकून सांसें छोड़ते हुए उसने दिल पर हाथ रखा। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ था। कहा था ना 2 नंबर। इस वक्त तो आप मुझे लग रहे हैं। वो चलते हुए सामने आई नीचे जमीन के हशर को देखने लगे।
اس کو چھوڑو، یہ جتنے لاک لگے ہیں اس کی چابی دو۔ میرے پاس کوئی چابی بابے نہیں ہے، وہ بولی۔ پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے؟ دیکھو راکی، تم اس گھر کی واحد بندی ہو جس کو میں عقل مند سمجھتا ہوں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ بہتر ہے میں تمہارے لیے یہ رائے نہ بدلوں تو جلدی سے چابی لاؤ۔ سبینہ ٹھہر گئی، پھر نیچے والے دراز سے جھک کر اس نے صاف کرنے والے برش اور ٹرے نکالا۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ کان تو خراب نہیں ہو گئے؟ راکی، او مچھما کی چمچی۔ سبرینا نے برش نیچے رکھ کر اوپر کھڑی ہوئی اور اسے دیکھا، جو گرے شرٹ اور گلے میں ایس کا چین ڈالے، بلیک جینز اور ہلکے سے بگڑے بال اور بڑی ہوئی شیپ میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آنکھوں کو ہلکا سا بند کیا اس نے کھولا اور اس کے کہنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ آپ کے لیے بری خبر، میں ان سب کے جیسی ہوں، مجھ سے اچھائی کی توقع مت رکھیے گا ساکورا صاحب۔ اور اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ آپ کی دادی کے سیٹ تھے جن کو اللہ جان نے سنبھال کر رکھا تھا، پھر بھی آپ نے توڑے۔ اس بات کے لیے آپ کو نہیں مجھے جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں وہ ابھی بھی گھور رہی ہیں مجھے۔ ادا جان، خالہ اور خالو کیا کہیں گے؟ اوپر سے وہ چچی الماس کے تانے بولنے لگی، مگر تھکی اتنی تھی کہ بات چھوڑ کر وہ جھک کر اپنا کام کرنے لگی۔ میں کہہ دوں گا کہ یہ میرا کام ہے اور وہ تمہیں نہیں گھور رہی ہیں، ان کی شکل ہی ایسی ہے۔ کہا تو تھا اس بڈھے سے کہ ہٹا دو، بچی ڈر جائے گی، مگر نہیں سنی۔ آخر اس چہرے سے انہیں محبت جو تھی، مجھے لگتا ہے جہاں عالم کی شروع سے نظریں کمزور تھی یا پھر ان کا جگر ضرورت سے زیادہ بڑا تھا، اس گھر میں میں تھی اور ذمہ داری مجھ پہ تھی۔ آپ کو بھلا کوئی کیا کہے گا؟ اس کو چھوڑو، جا کر فریج کا لاکر کھولو، جتنی چابیاں ہیں وہ لے کے آ۔ نہیں ہے میرے پاس کوئی چابی، مجھے گدھا سمجھا ہوا ہے؟ جو کہا ہے وہ کرو، نہیں تو ان کی کراکری کے ساتھ تمہارے خالہ جان کا جہیز بھی توڑ دوں گا۔ آپ کچھ آرڈر کر لیں، نہیں تو پھر چھوٹے سے کیفے یا کنوینس اسٹور چلے جائیں، 3-4 پاؤنڈ میں اچھا کھانا تو کھا ہی سکتے ہیں آپ، یا وہ بھی نہیں ہے؟ کسان نے اپنا والیٹ کو الٹا کر کھلا جس میں ایک پینیز گری تھی۔ اس نے جھک کر اسے بھی نہیں اٹھا۔ پیسے نہیں ہیں۔ اب یقین ہو گیا؟ چلو اب آرام سے کہہ رہا ہوں، جلدی سے چابی لاؤ۔ اس نے والیٹ اپنی جیب میں رکھا۔ میرے پاس نہیں ہے۔ کزان اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سینے میں بازو لپیٹے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کو 5 پاؤنڈ دوں؟ بھکاری سمجھا ہوا ہے؟ اب وہ رایا۔ سبینہ اچھلی، حالت تو آپ کی ایسی ہی ہے۔ راکی، یو آر اے نائس گرل، آئی ریسپیکٹ یو، سو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ۔ وہ ہر ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ سبینہ نے جب سارے پیسز تقریباً اکٹھے کر لیے تب وہ سیدھا اوپر گئی اور کچھ منٹ بعد ہی آ کر اس نے دیکھا کزان صوفے پہ بیٹھا ٹی وی پہ کوئی اینیمیز لگا چکا تھا اور ٹانگیں ہلائے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سبینہ کی آمد پر اسے دیکھنے کے بجائے ہاتھ آگے کیے۔ سبینہ نے اس کے ہاتھوں میں 10 پاؤنڈ رکھے۔ کزان نے پیسوں کو دیکھا، پھر اسے۔ کزان، ادا جان کے پاس ہے سارے لاکر کی چابیاں، حتیٰ کہ کوڈ بھی صرف انہیں معلوم ہے۔ مچھما نے لینے نہیں دی، میں واقعی آپ کو دے دیتی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو نہیں دیتی؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود ان 10 پاؤنڈز کو دیکھا، گہرا سانس لے کر اٹھا۔ سبینہ پیچھے ہوئی کیونکہ وہ ایک دم اس کے قریب ہو گیا، مگر کزان اس کے قریب آیا۔ سبینہ پھر پیچھے ہوئی، گھبراہٹ سے نگاہ اوپر نہیں گئی۔ وہ کچھ بولنے لگی، اسی وقت کزان نے اس کا بازو تھاما اور اس کے ہاتھوں میں وہ پاؤنڈ رکھے اور بنا کچھ کہے بغیر اوپر چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ ایک دم وہ ہوش میں آئے۔ یہ پاؤنڈز بھاری تھے کہ کزان کے ہاتھوں کا لمس۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس نے گھر صاف کرنے کا سوچا، اس کے سوا وہ اور کیا کر سکتی تھی؟ گھر میں مزید بدمزگی نہ ہو، وہ اپنا کام جلد از جلد مکمل کرے۔